नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत आप सबका। दोस्तों, आज रविवार का दिन है और आज के दिन आपके लिए एक विशेष क्लास लेकर मैं आया हूं ताकि आपका आज का दिन व्यर्थ ना जाए। होली का त्यौहार है आज दोस्तों, और कल खेलने वाली होली धुलंडी है। आप सभी को सबसे पहले तो होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल रंगों का त्यौहार, कल होली खेलने का दिन है। खूब जम के खेलिए, आज होली का दहन करिए। और दोस्तों, कल की क्लास में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने किए थे उसको आगे बढ़ाएंगे। आज का दिन भी क्यों छूटे ज्ञान से, इसलिए मैंने सोचा आज भी क्लास ले लेता हूँ। दूसरी बात, आज होली थी तो मेरा मन नहीं माना, आप लोगों से मिलने के लिए आ गया। तीसरी बात, मैं फिर दोहरा दूं कि हमारे इस होली के गिफ्ट को तो वह कैसे भूल सकते हैं हम, कि हमारी होली का गिफ्ट हमें उत्कर्ष चैनल दे रहा है। उत्कर्ष के सभी चैनल्स पर 21 से 28 मार्च तक 90% तक की छूट और 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी सभी कोर्सेज पर, सभी चैनल्स पर, उत्कर्ष के सभी चैनल्स पर और उत्कर्ष के सभी कोर्सेज पर यह छूट 21 से 28 मार्च तक मिल रही है। इसका फायदा उठाइए, तुरंत लाभ उठाइए। और उत्कर्ष के ऐप में बुकशाला से अगर आप प्रिंटेड नोट्स या बुक्स लेते हैं तो उस पर भी भारी डिस्काउंट है। और दोस्तों, यही डिस्काउंट यूजीसी नेट, उत्कर्ष के यूजीसी नेट चैनल पर भी अवेलेबल है। 11,000 वाला कोर्स 1,800 रुपये मिल रहा है, 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है। तुरंत इसका लाभ उठाइए, तुरंत पढ़ाई चालू कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे क्वेश्चंस की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। आज का दिन शुभ दिन है, इसमें फिर ज्ञान की गंगा बहाते हैं। दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमने पिछली क्लास में क्वेश्चंस करे थे, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। विच डिस्क्रिप्शन इज अप्रोप्रिएट अमंग द फॉलोइंग फॉर ई गवर्नेंस। देखिए, ई गवर्नेंस शब्द का मतलब क्या होता है। ई गवर्नेंस शब्द जो है वो, ई शब्द इलेक्ट्रॉनिक से आता है। ईमेल, ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल, ई गवर्नेंस इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। गवर्नेंस शब्द का मतलब होता है प्रशासन। गवर्नेंस यानी कंट्रोल, मैनेजमेंट, है ना। और ई गवर्नेंस का जो मेन काम था वो ये था कि एक लोगों के अंदर जितने भी ई कॉमर्स की साइट्स हैं उनके प्रति उनका विश्वास जगे। वो ई गवर्नेंस का मुख्य ऑब्जेक्टिव या मुख्य उद्देश्य था, ताकि लोगों के अंदर एक, जितनी भी ये व्यापारिक साइट्स हैं या कॉमर्स की एप्लीकेशंस हैं, उनका एक कंट्रोल है, ई गवर्नेंस हो रखा है, इस चीज़ का विश्वास जगे। तो उसके लिए ई गवर्नेंस हमने, गवर्नमेंट ने बनाया था। तो विच डिस्क्रिप्शन इज अप्रोप्रिएट अमंग द फॉलोइंग फॉर ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस के लिए कौन सी चीज़ अप्रोप्रिएट है? टू एंगेज, एनेबल एंड एम्पावर द सिटीजन्स। नहीं, ये सिटीजन्स को किसी भी चीज़ के लिए एम्पावर नहीं करता है। टू प्रोवाइड फेयर एंड अनबायस्ड सर्विसेज टू द सिटीजन्स, नहीं। टू प्रोवाइड टेक्नोलॉजी ड्रिवन गवर्नेंस, नहीं। इसका लेना देना तो लोगों के अंदर पीपल्स फेथ टू इन ई कॉमर्स एप्लीकेशंस, ई कॉमर्स के अनुप्रयोगों में लोगों का विश्वास सुनिश्चित करना ई गवर्नेंस का काम। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं आशा करता हूँ आप लोग स्क्रीनशॉट साथ साथ ले रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। और जो एक्स्ट्रा चीज़ें बताता हूँ वो नोट करते जाइए, पोटली बांधते जाइए, बोरे भरेंगे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। देखिए बच्चों, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो 2030 तक ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को कम करना, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मेन रोल था। कि हमारे जो पृथ्वी है, इस पर जितने भी हम मानव जाति है, ये दरअसल अपने फायदे के लिए एनवायरनमेंट या पर्यावरण को पूरा का पूरा प्रदूषित करने में लगी हुई। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये इन गैसेस का जो उत्सर्जन हो रहा है, इसकी वजह से जो ऊपर ओजोन की परत है,
उस ओजोन की परत में छेद हो गया है और ये कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड के बढ़ने से वातावरण में ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, छिद्र बढ़ रहा है उसमें। तो उसको रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में सभी देशों ने मिलकर के और ये एक निर्णय लिया, तो उस प्रोटोकॉल को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का काम कोऑपरेशन अमंग यूएन मेंबर कंट्रीज टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज नहीं है, फेजिंग आउट द कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, ये है वो काम जिसके लिए वो ओजोन का क्षरण करने वाले पदार्थों के उत्पादन और खपत को चरणबद्ध तरीके से खत्म करना। कि ओजोन से, जैसे सीएफसी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है जो रेफ्रिजरेंट्स में काम आती थी पहले, अभी धीरे धीरे उसको बैन कर दिया और सब देशों ने उसको हटा दिया। यही वो गैस है बच्चों जो सबसे ज़्यादा ओजोन की लेयर को छेद करती थी। तो धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से इस ओजोन के क्षरण करने वाले पदार्थों के उत्पादन को और उसकी खपत को चरणबद्ध तरीके से धीरे धीरे समाप्त करना, यह है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य मकसद। समझ आ गया? चलूं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड्स अ कॉमन प्लेटफॉर्म टू ऑल यूनिवर्सिटीज इंक्लूडिंग इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं देश में और उसके अलावा इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ये इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस कौन कौन से होते हैं, किनको कहते हैं? तो सुनिए, आईआईटीज, आईआईएम्स, ट्रिपल आईटीज, NITTRs, ये सब इंस्टीट्यूट, IISc, ये सब इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा मिला हुआ है इनको। देश में जितने भी IITs हैं, जितने भी IIMs हैं, जितने भी ट्रिपल आईटीज हैं, जितने भी NITTRs हैं, NITTR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना, तो ये सब, इन सबको इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा मिला हुआ है। ये यूनिवर्सिटीज नहीं है, ये इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है। और जितने भी देश में यूनिवर्सिटीज हैं, इन सभी संस्थाओं को एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज एक साथ एक प्लेटफॉर्म के नीचे जोड़ती है। ये ऑर्गेनाइजेशन एक कॉमन प्लेटफॉर्म देती है ताकि सभी यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो एक कॉमन प्लेटफॉर्म, एक कॉमन संगठन जो एक सभी को एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराए, तो वो एसोसिएशन है एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज। ये कॉमन प्लेटफॉर्म देती है। यूजीसी का काम क्या है? यूजीसी का काम है कि देश में जितनी भी उच्च शिक्षा देने वाली यूनिवर्सिटीज हैं उनके अंदर कोर्स को इम्प्लीमेंट करवाना, मॉनिटरिंग करवाना, ग्रांट्स के लिए रेकमेंड करना। यूजीसी एक नियामक बॉडी है ना। यूजीसी जो है वो इम्प्लीमेंटेशन बॉडी है, मॉनिटरिंग बॉडी है ना। इसका काम यह है कि देश में उच्च शिक्षा की जितने भी संस्थाएं हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो उच्च शिक्षा में सही काम कर रही है या नहीं कर रही है। जो पॉलिसी मेकिंग मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और इन्होंने बनाई, केब ने बनाई, वो उसका इम्प्लीमेंटेशन सही हो रहा है नहीं हो रहा। और साथ में ग्रांट्स को देना है ना, ग्रांट्स के लिए रेकमेंड करना, ये यूजीसी का काम है। यूजीसी कोई कॉमन प्लेटफॉर्म नहीं है। डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल जो है वो देश में सिर्फ ऑनलाइन एंड डिस्टेंस लर्निंग के संदर्भ में देखती है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज भी कॉमन प्लेटफॉर्म नहीं है। तो ये कॉमन प्लेटफॉर्म तो एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज यानी AIU है। और दोस्तों ये देश की पॉलिसी मेकिंग बॉडी भी है जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ मिल करके और देश की शिक्षा में, उच्च शिक्षा में पॉलिसी बनाती। चलिए आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूं आपके समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज रिक्वायर। दोस्तों वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज बनानी है, अगर ऐसी यूनिवर्सिटी बनानी है जो विश्व स्तरीय है, तो चाहिए क्या क्या? सबसे पहली चीज चाहिए कि भाई उनको ऑटोनॉमस गवर्नेंस दो। उन पे कोई बार बार स्टेट का या सेंट्रल का या
किसी चीज़ों का बार बार प्रेशर ना रहे, उनके पास एक ऑटोनोमस गवर्नेंस हो जिससे वो अपनी चीज़ों को मैनेज करना सकें, खुद कर सकें। दूसरी बात आती है कि उनके पास में एक निश्चित रूप से एक केंद्रित फंडिंग हो, फोकस्ड फंडिंग हो। तो ऑटोनोमस गवर्नेंस चाहिए, बिल्कुल चाहिए, 100% सही बात है। फोकस्ड फंडिंग होनी चाहिए, केंद्रित या संकेंद्रित निधियन होना चाहिए, स्वायत्त शासन होना चाहिए। अगर वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बननी है तो स्वायत्त शासन चाहिए, संकेंद्रित निधियन भी चाहिए, क्योंकि रिसर्च में बहुत पैसा लगता है। तो वो रिसर्च, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बननी है तो रिसर्च पे ध्यान देना पड़ेगा, और रिसर्च पे ध्यान देना है तो फंड्स चाहिए होंगे। कंट्रोल ओवर इवैल्यूएशन मैकेनिज्म, नहीं, मूल्यांकन तंत्र पे कोई नियंत्रण की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ये वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी का कोई इसमें रोल नहीं है। मूल्यांकन प्रणाली पर नियंत्रण की आवश्यकता नहीं है। मूल्यांकन प्रणाली तो जो करिकुलम में डिसाइडेड होती है उसके हिसाब से किया जाता है। इंडिपेंडेंट आउटकम्स, हाँ, स्वतंत्र प्रतिफल देना आना चाहिए उसको। इंडिपेंडेंट आउटकम्स एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है अगर वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनाना है तो। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टाफ बाय स्टेट मशीनरी, मतलब स्टाफ को स्टेट शासन तंत्र जो है, राज्य का शासन तंत्र स्टाफ को नियुक्त करे, नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये उसको पॉलिटिसाइज कर देगा, उसका राजनीतिकरण कर देगा। तो दोस्तों, अगर विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय की स्थापना करनी है, क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी चाहिए, तो स्वायत्त शासन, संकेंद्रित निधियन और स्वतंत्र प्रतिफल, ऑटोनोमस गवर्नेंस, फोकस्ड फंडिंग और इंडिपेंडेंट आउटकम देना पड़ेगा। तो 1, 2 और 4, अब ढूंढते हैं 1, 2 और 4 कहाँ पर है। तो दोस्तों 1, 2 और 4 हमारा चौथा नंबर का ऑप्शन है, जो कि हमारा उत्तर आ गया। आशा करता हूँ समझ में भी आ रहा है और बहुत सारी चीज़ें नई नई सीख रहे हो आप। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज का शॉर्ट फॉर्म AIU होता है, फुल फॉर्म पता होने चाहिए। केब, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, AIU, AICTE, UGC, NAAC, NBA, AB, COA, इन सब के NCTE, NITTR, IIIT, इन सब के फुल फॉर्म्स आपको पता होने चाहिए। ये आपको याद रखने हैं क्योंकि इस पे क्वेश्चन आते हैं। चलें बच्चों आगे, अगला क्वेश्चन आपके समक्ष हाजिर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सर्च इंजन। पहले तो ये बताओ सर्च इंजन का मतलब क्या होता है। दोस्तों, सर्च इंजन वो होता है इंटरनेट में जो किसी भी आपके ब्राउज़र में कोई भी आपको साइट को ढूंढना है या कोई चीज़ ढूंढनी है तो उसमें सर्च इंजन चला दो तो वो उसको ढूंढ के ले आता है, उसे सर्च इंजन कहते हैं। और इंटरनेट कोई सर्च इंजन नहीं है, इंटरनेट तो एक कनेक्टेड नेटवर्क है। इंटरनेट तो इंटरनेशनल नेटवर्क से बना इंटरनेट, इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स, दुनिया के सारे कंप्यूटर्स को जोड़ने वाला एक इंटरनेशनल नेटवर्क है ये तो, उसे इंटरनेट कहते हैं। और ये सभी कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है और इसमें जितने भी आपको साइट्स पे काम करना है या कोई ब्राउज करना है या सर्च इंजन निकालना है वो सब इंटरनेट में रहेगा, एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। तो इंटरनेट कोई सर्च इंजन नहीं है। स्काइप जो है दोस्तों वो सर्च इंजन नहीं है। स्काइप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप वीडियो कॉलिंग, ऑडियो कॉलिंग और ये सब कर सकते हैं। तो स्काइप एक ऐसा सॉफ्टवेयर है बच्चों, एक ऐसी एप्लीकेशन है कहूँगा मैं, एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें आप, जैसे व्हाट्सएप होता है, जैसे स्नैपचैट होता है, जैसे टेलीग्राम होता है, वैसे ही स्काइप स्पेशली वीडियो कॉलिंग और ऑडियो वीडियो इंटरैक्शंस के लिए एक एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये भी सर्च इंजन नहीं है। एक्रोबैट रीडर दोस्तों एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट्स वाले जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको, PDF फाइल्स को रीड करता है, इसको एक्रोबैट रीडर कहते हैं।
ये भी सर्च इंजन नहीं है, बल्कि ये तो एक सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। बिंग सर्च इंजन है, बिंग एक सर्च इंजन है। तो लीजिए, वैसे भी आप समझ तो गए कि मैंने 3 एलिमिनेट कर दिया, तो अब तो आंसर तो पक्का सामने आ ही गया है ना। बहुत सारे बच्चों को तो तुरंत आंसर देखते ही सर ने ये भी काट दिया, ये भी काट दिया, जैसे ये काटा बच्चों ने कहा लो साहब आंसर तो पक्का हो गया, एलिमिनेशन कर दिया सर ने। चलें आगे बच्चों, तो आपको सर्च इंजन का भी पता चल गया। आगे बढ़ते हैं। ये जो आपके सामने क्वेश्चन है, इसमें 2 सेट्स दे रखे हैं। एक में राज्यों के नाम है, नेम ऑफ स्टेट्स है, दूसरे में उनके स्पेसिफिक मिशंस हैं। इन राज्यों ने क्या मिशन चलाया था, उस मिशन के नाम है। जैसे मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान राजस्थान में चला है। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान राजस्थान का चलाया गया जल का अभियान है। जल युक्त शिविर अभियान ये महाराष्ट्र में चलता, महाराष्ट्र में चलाया गया। नीति संरक्षण उद्यमम, ये दोस्तों आंध्र प्रदेश का, नीति संरक्षण उद्यमम आंध्र प्रदेश का है ये। और सुजलाम सुफलाम जल अभियान, ये तो नाम से गुजराती भाई का बात लग रही है। सुजलाम सुफलाम, हमारे गुजराती भाइयों के जैसा ही नाम है। तो सुजलाम सुफलाम गुजरात का अभियान है। तो लीजिए साहब, हमारा आंसर तो आ चुका है ना। तो आपके सामने आंसर आ चुका है, जरा फटाफट टिक कर दीजिए। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का अभियान कौन सा बताया था मैंने, याद होगा आपको। मैंने आंध्र प्रदेश का बताया था नीति संरक्षण उद्यमम। गुजरात सुजलाम सुफलाम, लीजिए साहब बी का तो 4 हो गया। महाराष्ट्र जल युक्त शिविर अभियान, और राजस्थान मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना अभियान। तो दोस्तों ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। तो इस तरह के क्वेश्चन क्या सुनने से याद हो जाते हैं। 3, 4, 2, 1। तो ढूंढते का है ऑप्शन 3, 4, 2, 1। आंसर हाजिर है आपके सामने। आगे बढ़ते हैं, चलिए। आशा करता हूं आप स्क्रीनशॉट्स लेते जा रहे हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। भारत में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में वर्तमान चुनौतियां क्या हैं? भारत में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में वर्तमान चुनौतियां क्या हैं? उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भारत क्या वर्तमान चुनौतियां, कौन कौन सी चुनौतियां जिसका हमको सामना करना पड़ रहा है? हायर एजुकेशन में क्या कमियां हैं जो हमें ठीक करनी है? सबसे पहली कमी है एक्सीलेंस, क्वालिटी की, गुणवत्ता की। दूसरी जो हमें चुनौती का सामना करना है वो है इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब क्या होता है? इक्वालिटी का मतलब होता है सबको समान शिक्षा मिले, समान रूप से शिक्षा मिले। और तीसरी सबसे बड़ी हमारी दिक्कत है, हमारी एनरोलमेंट कम हो रहे हैं, हमें इसको फैलाना है। देश में 3रे नंबर पे हैं हम, जबकि हम विश्व गुरु होते थे। हमें फर्स्ट आना है, तो इसके लिए शिक्षा को फैलाना पड़ेगा। तो ये 3 सबसे बड़ी दिक्कतें हैं हमारी। सबको मिले शिक्षा, एक्सेस, एक्विटी, इक्वालिटी। ये 3 हमारे 3 स्तंभ हैं शिक्षा के, एक्सेस, एक्विटी, इक्वालिटी। एक्सेस सबको मिले, एक्विटी समान हो, एक्सेस, इक्विटी और इक्वालिटी। तो एक्सेस सबको उसका शिक्षा मिले, फैले। एक्विटी मतलब कि सबके पास पहुंचे समान शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, सभी को बिना किसी जात पात धर्म रंग भेद के, एक्विटी, इक्वल, समान। और तीसरा क्वालिटी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो।
ये 3 चैलेंजेस ही सबसे बड़े चैलेंजेस, और हमारे देश में हमारी उच्च शिक्षा के 3 स्तंभ हैं ये। एक्विटी, ये रहा एक्विटी, देख लो दोस्तों, मिल गया मुझे एक्विटी। एक्सेस, एक्सेस को एक्सपेंशन लिखा, एक ही बात है। एक्सपेंशन मतलब सबको मिले, फैले। एक्सपेंशन बहुत बड़ा चैलेंज है, एक्विटी बहुत बड़ा चैलेंज है, विस्तार होना चाहिए। एक्विटी मतलब समानता होनी चाहिए। निधि कोई चैलेंज नहीं है भाई, फंड्स कोई चैलेंज नहीं है, फंड्स चैलेंज नहीं है। चैलेंज फंड्स तो हो जाएंगे, चैलेंज है सबसे पहले जो आप प्रोवाइड कर रहे हो वो तो अच्छे से हो। और एग्जामिनेशन रिफॉर्म, परीक्षा सुधार कोई चैलेंज नहीं है। परीक्षा सुधार तो हमारा, परीक्षा रिफॉर्म, हमारा जो एग्जामिनेशन पैटर्न है बहुत बढ़िया है वो, उसमें कोई बहुत ज्यादा सुधार की ऐसी आवश्यकता नहीं है। लेकिन उत्कृष्टता चाहिए, एक्सीलेंस चाहिए, ये बहुत बड़ा चैलेंज। शिक्षा में एक्सीलेंस होना चाहिए हमारी, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ना ये चैलेंज है, ना ये चैलेंज है, ना प्रवेश परीक्षा चैलेंज है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन कोई चैलेंज नहीं है दोस्तों, एंट्रेंस एग्जामिनेशन तो कोई चैलेंज नहीं है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन हमारे यहाँ बहुत बढ़िया हो रहा है। नालंदा में भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन से होता था, हम तो वैदिक काल से चलते आ रहे हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ये तो हमारा शुरू से सिस्टम रहा है। तो हमारा सबसे बड़ी चैलेंज है एक्विटी, एक्सेस और एक्सीलेंस, क्वालिटी। ये मैं 3 बातें जो बोली है, ये हमारे 3 स्तंभ हैं शिक्षा के, उच्च शिक्षा के। ये 3 स्तंभ है हमारी शिक्षा के, एक्विटी, एक्सेस, क्वालिटी। एक्विटी मतलब समानता, एक्सेस मतलब सबको मिले, फैले, और क्वालिटी मतलब एक्सीलेंस, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। 1, 2, 5 ये ढूंढो का है, ये 1, 2, 5, आंसर नंबर 4। आया मजा हायर एजुकेशन की चीजें जानने में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। 2 सूचियां, 2 लिस्ट दे रखी हैं। पहली लिस्ट में लिखा है www। www का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। www.http. लिखते हो ना आप, तो वो www क्या है? वो वर्ल्ड वाइड वेब है। इस वर्ल्ड वाइड वेब में ही तो ढूंढ रहे हो जो कुछ भी ढूंढ रहे हो, है ना। तो इंटरनेट की दुनिया को ही www कहते हैं। तो इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। ये लो साहब, ये रहा वर्ल्ड वाइड वेब। ए का 3 आ गया। जावा, दोस्तों जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा, पाइथन, C++, ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिसमें आप प्रोग्रामिंग करते हो, सॉफ्टवेयर बनाते हो उस लैंग्वेज में। तो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी बी का तो 4 हो गया, ए का 3 हो गया, बी का 4 हो गया। आगे बढ़ते हैं। तीसरा है रैम। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी मतलब जो काम करते समय जो आपको मेमोरी काम में ले रहे हो, कोई फाइल खोली, बंद कर दी, हट गई, मेमोरी में आई, हट गई, वॉलेटाइल मेमोरी है। वॉलेटाइल मेमोरी मतलब जो तुरंत आती जाती, तो परिवर्तनशील है ये। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम परिवर्तनशील स्मृति है, वॉलेटाइल मेमोरी है। तो रैम वॉलेटाइल है, सी का 1 है, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बी का 4 है, रैम www वर्ल्ड वाइड वेब है, ए का 3 है, और रोम रीड ओनली मेमोरी, ये दोस्तों नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है जिसमें आप स्टोर करते हो। डी का 2 हो गया, ये स्टोर करने वाली मेमोरी है। CD रोम जो बोलते हैं वो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो CD रोम एक रोम का एक प्रकार है। आपकी हार्ड डिस्क भी रोम है। तो रोम मतलब जिसमें मेमोरी में आप स्टोर करते हो, वो सिर्फ उसको रीड कर सकते हो, रीड ओनली मेमोरी। तो ये गैर परिवर्तनशील होती है, नॉन वॉलेटाइल होती है। तो हमारा आंसर आ गया 3, 4, 1, 2। 3, 4, 1, 2 ढूंढते हैं। 3, 4, 1, 2 लीजिए साहब,
आंसर हाजिर है आपके साथ। हो गया सर। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। ये जो क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं ये सारे दोस्तों, और पेपर 1 के सभी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस हैं मिक्स। इन मिक्स क्वेश्चंस को कराने के पीछे मेरा उद्देश्य यही है कि मैं आपको पेपर 1 के सभी सब्जेक्ट्स का एक ओवरव्यू दे दूं। पेपर 1 के सभी सब्जेक्ट्स में ज्ञान आपको थोड़ा थोड़ा हर क्वेश्चन से मैं हर उस सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा ज्ञान आपको देता जा रहा हूँ। थोड़ा तो नहीं है, थोड़े से तो ज़्यादा ही है। पोटली बंद रही है, बोरे बंद रहे हैं, तो ज़्यादा तो है, पर अभी बहुत देना है इसलिए इसको थोड़ा बोल रहा हूँ। इन विच कैटेगरी कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज बीन कन्फर्ड द यूएन्स चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड। दोस्तों कोचीन के एयरपोर्ट को, इंटरनेशनल एयरपोर्ट को कुछ साल पहले इंटरनेशनल चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड मिला था। यूएन का चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड मिला था। तो यूएन का चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड इसको मिला था एंटरप्रेन्योरियल विजन के लिए, उद्यमिता दूरदृष्टि के लिए। तो यूएन चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड पॉलिसी लीडरशिप के लिए नहीं मिला, एंटरप्रेन्योरियल विजन के लिए मिला था, उद्यमिता भविष्य दृष्टि या उद्यमिता दूरदृष्टि के लिए मिला था। तो ये एक बड़ा सिंपल सा छोटा सा चीज थी, इसमें कुछ और समझने के लिए तो है नहीं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। Which of the following emphasize that education needs to be managed in an atmosphere of utmost intellectual rigor, seriousness of purpose and of freedom essential for innovation and creativity? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। और इसमें से किस में इस बात पर बल दिया गया है कि शिक्षा का प्रबंधन अत्यधिक बौद्धिक, सख्त गंभीरता, नवाचार और सृजनशीलता के लिए अपेक्षित स्वतंत्रता के परिवेश में किए जाने की आवश्यकता है। दोस्तों ये जो लाइन है ये हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में की लाइन है, जो राजीव गांधी की सरकार में हमारी दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी देश की। दोस्तों हमारे देश में 3 अब तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति बन चुकी। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात चली है तो जब बात उठी है तो दूर तलक जाएगी। पहली शिक्षा नीति इंदिरा गांधी की सरकार में बनी थी 1968 में, 1968 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 1968 राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ये शिक्षा नीति कोठारी कमीशन के रिकमेंडेशन पर बनाई गई थी। 1964 में कोठारी आयोग आया था और उसने जो रिकमेंडेशंस दी उस पर फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 बनी। ठीक। फिर दूसरी शिक्षा नीति राजीव गांधी की सरकार में बनी 1986 में, और उसके बाद 34 साल गुजर गए, कोई नई शिक्षा नीति नहीं आई। उसी 86 को ही अमेंडमेंट करते करते रहे, 2 बार किया उसी को ही। नई शिक्षा नीति बनी कस्तूरी रंगन कमेटी की सिफारिशों के बाद सन 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एनईपी 2020 जो लागू हुई 2022 में और कुछ राज्यों में 2023 में, अलग अलग लागू हुई। तो ये 3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारी बनी। तो ये जो लाइन है कि शिक्षा का प्रबंधन बहुत ही बौद्धिक शक्ति और गंभीरता और नवाचार और सृजनशीलता के लिए अपेक्षित स्वतंत्रता के परिवेश में किए जाने की आवश्यकता है, ये लाइन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की है। बच्चों राष्ट्रीय शिक्षा नीतियां आपको सिलेबस में है और कोर्स में पढ़नी है। यूजीसी नेट में एनईपी पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर क्वेश्चन जरूर एक आध आ जाता है, एक क्वेश्चन जरूर डाल देते हैं। एनईपी 1968, एनईपी 1986 और एनईपी 2020। चले आगे। क्वेश्चंस के लेवल क्या, क्वेश्चन कैसे होते हैं, किस कमेटी की सिफारिश पे बनी, कब बनी, उसके सिफारिशें क्या क्या थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में पूछ लेंगे, उसमें क्या क्या उन्होंने बोला था। तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हाजिर है आपके सामने। आज तो
धड़ाधड़ क्वेश्चंस हो रहे हैं भाई। होली का त्योहार और होली के रंगों में हम सब रंगे हुए। अगला क्वेश्चन हाजिर है आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? इनमें से कौन सी एक प्रोग्रामिंग भाषा है? दोस्तों मैंने अभी बताया था ना आपको, जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन, ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। तो डीप लर्निंग कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, मशीन लर्निंग कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, पाइथन है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन है। अब देखिए ऑनलाइन का ये साइड इफेक्ट है, ये ऑफलाइन क्लास होती तो आज मैं आप बच्चों के साथ रंग लगाता, होली का रंग आप मुझे लगाते, मैं आपको लगाता, पर ऑनलाइन में वर्चुअल आभासी है, आप मेरे को वैसे ही लगा लीजिएगा अपने ख्यालों में। होली वाले दिन, कल होली है और कल होली वाले दिन आप ज़रूर मेरे नाम का रंग लगाइए। और हमारी पूरी टीम का और मेरा आपको आशीर्वाद है कि आप सभी यूजीसी नेट जेआरएफ क्लियर करें इस बार। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ एडमिशन वाज प्रिवलेंट इन नालंदा यूनिवर्सिटी इन एंशिएंट टाइम्स? देखिए वैदिक काल में जो नालंदा विश्वविद्यालय था उसमें जो प्रवेश विधि थी वो क्या थी? मैं याद दिला दूं, मैंने हायर एजुकेशन की क्लास में नालंदा के बारे में सारी डिटेल्स पढ़ाई हैं आपको। एक क्लास ली थी मैंने आपकी हायर एजुकेशन की, उसमें नालंदा की सारी डिटेल्स पढ़ाई मैंने आपको। उसमें एक डिटेल ये भी बताई थी कि नालंदा में ऐसे एडमिशन नहीं हो जाता था। पहली बात तो 16 साल की आयु से पहले एडमिशन नहीं होता था, 16 साल वाले को ही मिलता था एडमिशन। और ऐसे नहीं होता था एडमिशन, एंट्रेंस टेस्ट होता था, एंट्रेंस टेस्ट से मिलता था एडमिशन। सबको ऐसे थोड़ी मिल जाएगा। बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी, प्रवेश परीक्षा से मिलता था, एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता था, समझे? अब देखिए जो मैंने पढ़ाया पिछली क्लासेस में, यूट्यूब पे पढ़ी वो क्लासेस सारी, तो उन क्लासेस का बेनिफिट आपको इस तरह से मिलता है। क्वेश्चन धड़ाधड़ होने लग जाते हैं। तो हर क्लास को देखिए, नोट्स लिखिए, पोटली बांधते जाइए, नोट्स को प्रॉपर एक अरेंजमेंट करते जाइए, सब्जेक्ट वाइज नोट्स को एक जगह जमाते जाइए, बढ़े आगे। तो दोस्तों एक और क्वेश्चन आज का करते हैं और वो आखिरी क्वेश्चन होगा आज का, फिर हम कल मिलेंगे दोबारा। कल तो नहीं, आज रविवार है, होली वाले दिन कल मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे। और कल भी मिलेंगे और परसों भी मिलेंगे। तो आपकी होली की कोई छुट्टी नहीं है, होली वाले दिन आपको क्लास लगेगी और आपने क्लास लेनी है ज़रूर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एवरेज नॉइज लेवल्स इन हैवी ट्रैफिक जोन्स इन मेजर सिटीज इन इंडिया आर जनरली इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेंजेस ऑफ नॉइज लेवल्स? भारत के बड़े शहरों में सघन यातायात क्षेत्रों में औसत ध्वनि स्तर आमतौर पर निम्न में से किस ध्वनि स्तरों की रेंज में रहता है? देखिए हैवी ट्रैफिक का जो ध्वनि होती है वो 70 डेसिबल से ऊपर होती है। 70 से 100 डेसिबल के बीच की जो ध्वनि होती है, 70, 75 से लेकर 100 तक की जो बहुत हैवी ट्रैफिक होता है, शोर होता है, वो शोर 70, 75 डेसिबल से 100 डेसिबल तक जाता है। तो ये जो शोर है, ट्रैफिक की आवाज़ है, बहुत तेज़ होती है, हॉर्न की आवाज़ और ये शोर की आवाज़, ये 100 डेसिबल तक जाती है। 75, 80, 95, 90, 100, ये सब हैवी ट्रैफिक है। और अगर इससे ऊपर चला गया, 100 से क्रॉस हो गया, 105, 110, 120 हो गया, तो आपके 125 हो गया, आपके कानों के लिए खतरा है। आपके कानों में ईयर ड्रम भी फट सकता है, आपको सुनने की समस्या भी हो सकती है। तो उसने पूछा है कि एवरेज नॉइज लेवल हैवी ट्रैफिक जोन इन मेजर सिटीज, बड़े शहरों में जो हैवी ट्रैफिक होता है वो शोर बहुत तेज होता है, वो लगभग 80-90 डेसिबल के आसपास रहता है। तो 31 नहीं होता, 70 से 95 डेसिबल होता है। सत्तर से 95 डेसिबल का शोर हैवी ट्रैफिक का शोर कहलाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल त्योहार वाले दिन फिर मिलूंगा आपसे रंगों के साथ और नए ज्ञान के साथ। तो आज इजाजत दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, गॉड ब्लेस यू।